Hello बच्चों, this is Pratibha Singh, your biology teacher. I welcome you all to study stimulus. देखो बच्चों, अगर आप 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ आप नीट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये चैनल यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हर लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज दी लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें दिखते हैं बहुत तरीके के एनिमल्स हैं, बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, है ना। कितने डाइवर्स हैबिटेट्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर ग्रासलैंड्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स हैं। और इन सबको देख के हमारे दिमाग में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये कि लिविंग क्या होता है, लिविंग हम किसको बोल रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ये लाइफ है इसका क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है। देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो एक स्पिरिचुअल गुरु आपको ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, बट मेरा काम यहाँ पर है कि आपको मैं लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग हम किसको बोल रहे हैं, क्या क्या लिविंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो यही है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग किसको बोल रहे हैं हम। सो टू डिफाइन लिविंग वी नीड टू लुक फॉर द कैरेक्टर्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस। अब लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स हम बारी बारी से समझने वाले हैं कि क्या क्या लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ग्रोथ। ओके, एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टीज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएंगी बिना किसी एक्सेप्शन के। कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होंगी ही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थोड़े अलग होते हैं, यानी कि लिविंग के अंदर तो होंगे ही होंगे, बट ये नॉन लिविंग के अंदर भी होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, फिर आगे हम देखेंगे ये। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल डिवीजन से, ठीक है, ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास से वो ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की, दोनों को ही हम ग्रोथ बता सकते हैं। अगर किसी का मास बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रही है, किसी का नंबर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रही है। देखो, सेल डिवाइड करते तो सेल का नंबर बढ़ता है ना, एक सेल से 2, 2 से 4, तो ये भी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। ऑल राइट, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हमें पता है कि मल्टी सेल्युलर हैं ये, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनके अंदर ये सेल डिवीजन से ग्रो करेंगे। एक पेरेंटल सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। दीज 2 डॉटर सेल्स विल फर्दर फॉर्म मोर सेल्स। तो ऐसे कर करके इनके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। किनके अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर देखा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर इनकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है, फिर रुक जाती है। मतलब जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। So now we see unicellular organisms also grows by cell division. We can observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under microscope. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। अगर हम एक कल्चर के अंदर किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवा के देखें और माइक्रोस्कोप से देखें फिर, तो हमें देखेगा कि उसका नंबर बढ़ रहा है, वो कल्चर प्लेट के ऊपर आपको दिखेगा उनके नंबर बढ़े हुए। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करेंगे। नोट, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। अब इससे क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इवेंट से क्या मतलब है। देखो, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि हम है, तो हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज है। रिप्रोड्यूस करना मतलब एक इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन के बाद 2 इंडिविजुअल्स का जब स्पर्म और एग मीट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिप्रोडक्शन बोलेंगे हम उसको। और उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाएगा, एक बच्चा पैदा हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्रोथ हुई है, या हम इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन।
तो लिविंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो अलग है। जबकि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखें, किन के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगर बात करें तो इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पेरेंटल सेल है, इसने ये इसकी ग्रोथ हुई, ये दो में डिवाइड हो गया, इसने बनाए दो डॉटर सेल्स, तो यहाँ पर ये इंक्लूसिव इवेंट हुआ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स हुए, क्योंकि सेम टाइम पे ग्रो कर रहा है और सेम टाइम पे दो डॉटर सेल्स भी ये बना रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर दे रहा है साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ बाय, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो एग्जिबिट ग्रोथ। अब लिविंग के अंदर हमें पता है कि ग्रोथ तो भाई होगी ही होगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो, लेकिन लिविंग के साथ साथ देखा गया है कि नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ये कैसे होती है ये देखते हैं। देखो, ग्रोथ एक एक्सट्रिंसिक हो सकती है और एक इंट्रिंसिक हो सकती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब भाई बाहर से एक ग्रोथ होना, जैसे कि नॉन लिविंग के अंदर होगी ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ इज सीन एक्सटर्नल ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर देखी जाएगी ग्रोथ, अंदर नहीं देखी जाएगी। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ग्रोथ देखी जाएगी। और ये रिवर्सिबल होती है, कैसे वो देखेंगे हम अभी। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स। कोई पहाड़ है, उसके ऊपर अगर स्नो का एक्यूमुलेशन हो गया तो पहले अगर उसका साइज इतना था तो वो बढ़ के और बड़ा हो जाएगा साइज। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्नो का एक्यूमुलेशन हुआ। तो बोलेंगे कि पहले साइज उसका अलग था, ग्रोथ होने के बाद, स्नो का एक्यूमुलेशन होने के बाद उसका साइज अलग हो गया। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है आपको स्नो का एक्यूमुलेशन माउंटेन्स के ऊपर। तो ये भी क्या होगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की ग्रोथ बाय स्नो एक्यूमुलेशन। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे इसको, क्योंकि अगर फिर से अगर हीट दी जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए उस जगह का, तो स्नो मेल्ट हो जाएगी, वापस से जो साइज था पहाड़ का वो बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी, बाहर से होगी, बाहर की तरफ से होगी, रिवर्सिबल होगी। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ हमें पता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर जो भी ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है और नॉन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, एक बार हो गई तो हो गई, वो वापस से अपनी पहले वाली स्टेट पे नहीं जा सकती फिर। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। Reproduction in multicellular organisms refers to the production of offsprings of its own kind. Reproduction का मतलब क्या है, अपने जैसे offsprings बनाना। ठीक है, मल्टीसेलुलर जो कि हम हैं ह्यूमंस के अंदर फॉर एग्जांपल, अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग्स बनाना इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल का मतलब, एसेक्सुअल के अंदर हमें पता है कि क्लोन्स बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होती है, बट एसेक्सुअल के अंदर एग्जैक्ट जैसा पेरेंट था वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, वैसी ही उसकी प्रोजेनी होगी। जबकि सेक्सुअल के अंदर वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है, ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं अब हम। सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फंजाई के अंदर देखा जाता है। सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन। Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores. They produce these spores grow into new organisms in favorable conditions. अब जो फंजाई है वो मल्टीप्लाई करता है, जो एसेक्सुअल स्पोर्स वो बियर करेगा वो स्प्रेड करके, और जब इन स्पोर्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, यू कैन सी दी स्पोर्स हियर, ये यहाँ से निकलकर जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये एक नए इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएंगे। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में हमने किसका एग्जांपल लिया, फंजाई का एग्जांपल लिया है, और ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द सेकेंड हियर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग ईस्ट के अंदर देखी जाती है, हाइड्रा के अंदर भी देखी जाती है। न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा बर्ड के थ्रू। देखो यहाँ पर ईस्ट के अंदर देखते हैं हम, ये एक ईस्ट सेल है, इसने एक बर्ड फॉर्म किया। देखो ये आउटग्रोथ आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक आउटग्रोथ इसने फॉर्म की, इसको हम बोल रहे हैं बर्ड।
फिर ये धीरे 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 अटैच, ये क्या है कि डिटैच हो जाएगा। देखो बर्ड बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक टाइम के बाद ये चेन ऑफ ईस्ट सेल्स जो बनी है ना, ये जो बर्ड बने हैं ये डिटैच हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रा के अंदर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये एक हाइड्रा है, ठीक है, इसमें एक बर्ड का आउटग्रोथ हुआ जिसको हम बोल रहे हैं बर्ड, ठीक है। ये पूरा एक डेवलप हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक, फिर डिटैच हुआ और डिटैच होके बिल्कुल ये अलग अपना एग्जिस्टेंस में जी सकता है। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन प्लेनेरिया विच इज अ फ्लैट वॉर्म। प्लेनेरिया के अंदर एक्चुअली ट्रू रीजनरेशन देखी जाती है। मीन्स अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो गलती से फ्रेगमेंट हो गया उसका, तो जो लोस्ट पार्ट है वो पूरा उसका रीजनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका हेड है, ये इसका मिडल पार्ट है, ये इसका टेल है, ठीक है। अगर ये तीनों को कट कर दिया जाए तो ये देखो हेड को अगर अलग कर दिया जाए तो ये हेड से जो नीचे की पूरी बॉडी है वो ओरिजिनेट कर जाएगी, पूरी बन जाएगी, रीजनरेशन हो गया, राइट। बीच वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये बीच वाला पार्ट भी पूरा अगर निकाल लिया जाए अलग से तो ये हेड ग्रो कर लेगा और टेल ग्रो कर लेगा, रीजनरेशन हो गया। अगर टेल को ले लिया जाए अकेला तो टेल भी पूरा अपर बॉडी पार्ट एंड हेड बना देगी, रीजनरेशन। सो दिस इज सीन इन प्लेनेरिया। द फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटिस एल्गे, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, इनके अंदर ये देखा जाता है। ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, ठीक है, ये जरूरी है याद करने के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होना और जो फ्रेगमेंट्स बने हैं वो पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो कर जाते हैं। फिफ्थ इज बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा के अंदर देखा जाता है। एक कोई सेल है, इट इज द सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज। ये कोई सेल था अमीबा का, ठीक है, ये अमीबा है, ये दो सेल्स के अंदर स्प्लिट कर गया, अब दो अमीबा बन गए, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए हमारे पास, तो ये हो गया बाइनरी फिजन, जो कि इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। नोट, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। There are many organisms that do not reproduce. For example, mules, sterile worker bees, infertile human couples. अभी रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है जरूरी नहीं है वो रिप्रोड्यूस कर पाए। काफी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज भी होते हैं, म्यूल्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते अपने लाइफ टाइम में, बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। Next we have is number third, that is metabolism. Metabolism is the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously. बहुत सारे metabolic reactions एक ही साथ हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होगा और मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। क्योंकि हमारे अंदर देखो काफ़ी चीज़ें जो होती है सिंथेसिस हो रही होती है, काफ़ी चीज़ें हमारी बॉडी के रिएक्शंस में ब्रेक डाउन हो रही होती है। यहाँ पर देखो द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म आर, पहला कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन फूड टू एनर्जी अवेलेबल टू रन सेलुलर प्रोसेसेस। मतलब कि जो खाने के द्वारा हमने एनर्जी ली है उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल एटीपी की फॉर्म में, ताकि जितने भी हमारे सेलुलर प्रोसेसेस है वो रन कर सके, ठीक है। हमने देखा एक सेल के अंदर भी अगर हम देखते हैं, एक सेल के अंदर भी इटसेल्फ बहुत सारे जो है फंक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे काम चलते रहते हैं, तो उन सारे काम को रन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब दूसरा ये है मेटाबॉलिज्म का काम कि जो खाना जो हमने खाया है ना उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना, लिपिड्स में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में कन्वर्ट करना, तो ये भी किसका काम है? मेटाबॉलिज्म का काम है। तीसरा हमारा मेटाबॉलिज्म का काम होता है वेस्ट को, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना। तो हमने देख लिया तीन फंक्शन हो गए मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। पहला क्या था? जो फूड से हमें एनर्जी मिली है उसको यूजेबल एनर्जी फॉर दी बॉडी में कन्वर्ट करना। हमारे लिए वो क्या होती है? एटीपी, ठीक है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी।
उसी के थ्रू हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं हम परफॉर्म कर पाते हैं, उसी एनर्जी के थ्रू। दूसरा ये होता है कि जितना भी हमने खाना खाया है उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना, प्रोटीन्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड्स में। एंड थर्ड इज मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल बॉडी से। तो ये हो गए मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास आता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस होना, वो रिएक्शंस जो सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अभी देखो सिंथेसिस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉल यूनिट्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगी, तो यहाँ पे एनर्जी लगी हमारे पास और मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ, तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स। प्लांट्स जो है सनलाइट का यूज करके CO2 और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड के अंदर, शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा, जितने भी रिएक्शंस जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो हो गए कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हुआ स्मॉल यूनिट्स में और यहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड थी वो भी रिलीज हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज यूजेबल एनर्जी फॉर सेल। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ताकि एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी को हमारे सेल्स यूज करें फिर। तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। देखो अगर हम कोई इन विट्रो सेल से बाहर किसी के अंदर एक रिएक्शन अगर हम कंडक्ट करवाएं तो वो लिविंग चीज तो नहीं होगी वो रिएक्शन, बट एक लाइव एक लिविंग रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है देखो, रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, लिविंग चीज नहीं है वो, बट एक लिविंग रिएक्शन जरूर है, ठीक है। रिएक्शंस अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, दे आर लिविंग रिएक्शंस। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस कैन बी डन इन सेल फ्री एनवायरमेंट। अगर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएं सेल फ्री एनवायरमेंट में, सेल से बाहर, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा या फिर इसको बोले हम ग्लाइकोलिसिस होना। ये प्रोसेस जब होगा सेल से बाहर तो हम इसको एक लिविंग रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो ये तो सिंपल सी बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट, विदाउट एनी एक्सेप्शन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, सेल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। हमारे अंदर भी सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया भी सेल का होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो सेल्स तो होना ही होना है लिविंग के अंदर। नॉन लिविंग के अंदर सेल्स नहीं होते हैं, राइट। द फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस। देखो बेटा, दिस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli। ये सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है और ये ऑब्वियस है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके, स्टिमुलाई जितने भी हमें मिलते रहते हैं, स्टिमुलस जितने भी हमें मिलते रहते हैं, उनको सेंस करके हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने अगर गलती से किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो तुरंत हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, वो गर्म चीज तो एक स्टिमुलस है और हमारा हाथ को दूर ले जाना ये हुआ रिस्पॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टिमुलसेस के लिए हमारे अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हैं, कोई और एनिमल है, एवरीबडी इज, एवरी लिविंग बीइंग इज conscious towards their environment, towards their surrounding। so environmental stimuli देखो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में जैसे कि लाइट, ठीक है, साउंड, टेम्परेचर, ठीक है। लाइट का देखो यहाँ पर अगर एग्जांपल लें, ये कोई प्लांट है, ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, ये हमने लाइट इसके ऊपर डाली किसी लैंप से, तो इसका डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ प्लांट का, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की तरफ ये थोड़ा सा बेंडिंग इसने शो करी,
तो लाइट क्या था, स्टिमुलस था, और इसका बेंड होना लाइट की तरफ रिस्पॉन्स था। तो ये फोटोट्रोपिज्म किस में आ गया, फिजिकल एनवायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से फोटोट्रोपिज्म हुआ। सेकंड इज केमिकल। देखो कीमोट्रोपिज्म अगर हम देखें, केमिकल के एग्जाम्पल हो गए एसिड्स एंड पोल्यूटेंट्स। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कीमोट्रोपिज्म जो होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा और वो यहाँ पे स्टिक करेगा तो पोलन ट्यूब का जनरेशन स्टार्ट होगा। और पोलन ट्यूब का जनरेशन क्यों हो रहा है, देखो एक्सटेंडिंग टिप ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ये ओव्यूल जो है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब का जनरेशन स्टार्ट करता है टुवर्ड्स दी ओव्यूल, फिर वो नीचे की तरफ पोलन ट्यूब बनती जाती है। ये सीक्रेट कौन कर रहा है, केमिकल, ओव्यूल सीक्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, केमिकल स्टिमुलाई नहीं हो गया, राइट। तो ये हो गया कीमोट्रोपिज्म। तीसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल। इसके अंदर एग्जांपल हो गया लाइकेंस। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2 पोल्यूशन। किसी भी एनवायरमेंट में अगर लाइकेंस जो है ग्रो कर रही हैं और वो मरते जा रहे हैं तो मतलब कि उस एरिया के अंदर SO2 पोल्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। और जहां पर SO2 पोल्यूशन नहीं होगा वहां पर लाइकेंस काफी अच्छी फ्लरिश कर जाती हैं, काफी अच्छे से ग्रो करती हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। अब देखो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स इकलौते ऐसे जीव हैं, इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इज द ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज सेल्फ कॉन्शियस। देखो अभी हमें पार्टी में जाना है कहीं पर, तो हम अपने बाल बनाते हैं, हम मेकअप करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, और वो सब करने के बाद भी जब हम पार्टी में जाएंगे तो वी कंटिन्यूसली चेक ऑन आवर सेल्फ, अच्छा सब ठीक तो है, बाल ठीक तो हैं। तो ये हमारे अंदर एक जजमेंट का भी फेयर होता है कि हम सोसाइटी में खड़े हैं, लोगों के बीच में हैं, तो ये मस्ट है कि हम अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है, ये और किसी एनिमल के अंदर नहीं होता। नर्वस होना, ठीक है, अपने लुक्स के लिए वरीड होना, ये सब सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग से सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है। कोमा पेशेंट से अगर हम बात करें तो कोमा जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लिविंग बोलें या डेड बोलें, बताओ। जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं, जो मशीन्स की हेल्प से कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपनी लाइफ, उनको हम लिविंग बोलेंगे या फिर डेड बोलेंगे। देखो द कोमा पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, they are not capable of responding to the external environment stimuli, they are brain dead supported by machines. Some of these patients never come back to normal life, they can neither be called living nor non-living or dead. जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी एक्सटर्नल आप स्टिमुलाई दोगे तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि कॉन्शियस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक रिस्पॉन्स का जनरेशन होता है जब कोई स्टिमुलाई अगर हम उनको देते हैं तो कोमा पेशेंट्स के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलाई के लिए कोई रिस्पॉन्स का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जो कोमा पेशेंट्स हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही गहरे कोमे में होते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिकवर कर जाते हैं और दे कम बैक टू लाइफ अगेन, वापस से रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं। तो अब कोमा पेशेंट जो है अगर वो ठीक हो गया, अगर अभी तो वो ठीक नहीं है, कॉन्शियस नहीं है वो, लेकिन ठीक होने के बाद तो कॉन्शियस हो जाएगा अपने एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई हैं उनके लिए, तो हम उसको ना तो लिविंग बोल सकते हैं, ना हम उसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं, और ना ही हम उसको डेड बोल सकते हैं। तो ये कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। देखो अभी हमने एक पोर्शन जो है आपका चैप्टर 1 का कवर कर लिया है, इसको हम 3 पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला पोर्शन था आपका लेक्चर का, 2 सेशंस में और रखूंगी इसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो अभी आज हमने जितना पढ़ा है ना उसके हम PYQs सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार आइडिया आ जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो आप मुझे बताएंगे आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर बाय फर्स्ट ऑप्शन डिवीजन ऑफ सेल्स, सेकेंड इज इंक्रीज इन मास ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स, थर्ड इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एंड फोर्थ इज बोथ 1 and 2। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्होंने पूछा है कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस किस चीज से हो सकती है। सेल डिवीजन से हो सकती है, बिल्कुल। मास के इंक्रीज होने से हो सकती है, बिल्कुल।
एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये गलत है, ठीक है। ये नॉन लिविंग के अंदर हमने देखा था माउंटेन्स के ऊपर स्नो जम गई थी। ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है दैट इज फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फर्स्ट रीजनरेशन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड फिजन, फोर्थ बर्डिंग। हमने अभी अमीबा का एग्जांपल पढ़ा था, अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है फिजन से, ठीक है। तो राइट आंसर इज फिजन। थर्ड इज विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा फीचर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखा जाता। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, सेकंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, फोर्थ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबके अंदर होता है, कॉन्शियसनेस सभी लिविंग के अंदर होता है। थर्ड ऑप्शन जो है सेल्फ कॉन्शियस, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है, कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है बट सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने लेसन 1 द लिविंग वर्ल्ड का 1/3 पोर्शन कवर कर लिया है, थ्योरी पढ़ ली है हमने, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना जितना मैंने अभी तक समझाया है लेसन 1 वो पूरा समझ में आ गया होगा। और आगे मेक श्योर करें कि आप जो इसका सेशन 2 एंड सेशन 3 होगा, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 सेशंस और लगेंगे, तो आप वो 2 सेशंस भी ज़रूर देखें। उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे PYQs के लिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर नीट प्रिपरेशन, तो आई एम श्योर दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। So make sure you subscribe to my channel, hit the bell icon and stay tuned.